शाम के 6 बज रहे थे। सूरज डूब चुका था और सरकारी दफ्तरों की बत्तियां जगमगा उठी थीं। दिन भर की भागम भाग और भीड़ के बाद अब यहां एक अजीब सी शांति छाई थी। अंदर विशाल हॉल में पंखा अपनी धीमी रफ्तार से खटखट की आवाज कर रहा था। कुछ सिपाही अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। एक बुजुर्ग सिपाही रामलाल अपनी कुर्सी पर टांगें फैलाए अखबार के पन्ने उलट रहा था। दूसरा नया नवेला सिपाही अजय मोबाइल पर कोई वीडियो देखते हुए हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। माहौल में एक सुस्ती सी पसरी थी। तभी ऑफिस के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी खटपट हुई। दरवाजा धीरे से खुला और एक पतली दुबली लड़की अंदर झांकने लगी। उसकी उम्र कोई 17-18 साल रही होगी। चेहरा थकान और चिंता से मुरझाया हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई डरा हुआ पक्षी अपनी रक्षा के लिए जगह तलाश रहा हो। उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी जमी थी। जगह जगह से कपड़े फटे और घिसे हुए थे। बिखरे बाल और नंगे पांव उसकी गरीबी और लाचारी की कहानी बयां कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से न सोई हो, न कुछ खाया हो। उसने कांपती धीमी आवाज में कहा, साहब, मेरी मदद कीजिए। मोबाइल में खोया अजय ने नजर उठाकर उसे देखा, फिर रामलाल की ओर देखकर आंख मारी। रामलाल ने अखबार नीचे रखा, चश्मे के ऊपर से उसे घूरा और अपनी भारी आवाज में तंज कसते हुए बोला, क्या बात है? यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? ये एसपी का दफ्तर है, कोई भिखारी खाना नहीं। चल, बाहर निकल। लड़की उस कड़क आवाज से सहम गई। उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। फिर भी वह टस से मस नहीं हुई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भीख नहीं मांग रही साहब, मेरी बहन खो गई है, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। बहन खो गई है। ये शब्द हॉल में गूंज उठे। माहौल की सुस्ती एक पल में टूट गई। कोने में बैठा एक मुंशी ठठाकर हंस पड़ा। अजय ने ताना मारा, वाह, बहन खो गई, अब क्या? एसपी ऑफिस को खोया पाया केंद्र समझ लिया है। हर दूसरे दिन कोई न कोई आ धमकता है। रामलाल ने डांटते हुए कहा, दिमाग खराब है तेरा? ये सब काम थाने का है। यहां बड़े साहब बैठते हैं। चल हट यहां से, साहब का मूड मत बिगाड़। लड़की की आंखें अब पूरी तरह डबडबा चुकी थीं। गालों पर आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। उसने अपने मैले कुचैले झोले में हाथ डाला और एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर निकाली। तस्वीर धुंधली थी, रंग उड़ चुके थे। उसमें एक छोटी सी बच्ची हंस रही थी, जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसी में समाई हों। ये मेरी बहन है साहब, उसका नाम रानी है, बस 9 साल की है। कल रात हमारी बस्ती से अचानक गायब हो गई। हमने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि एक पल को हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन रामलाल का दिल नहीं पिघला। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अरे, बस्ती की बच्चियां तो अक्सर इधर उधर चली जाती हैं। किसी के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में लौट आएगी। अब हम किस किस को ढूंढने निकलें? चल, हमारा काम मत बढ़ा। वैसे भी ये काम हमारा नहीं। अपने इलाके के थाने जाकर शिकायत लिखवा। लड़की ने रोते हुए कहा, थाने गई थी साहब, वहां के पुलिस वाले मुझे भिखारी कहकर भगा दिए। बोले, यह ड्रामा कहीं और जाकर करो। यह सुनकर रामलाल और अजय एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे यह कोई रोजमर्रा की बात हो। लड़की अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। वह वहीं जमीन पर बैठने को थी कि तभी अंदर के केबिन से एक दमदार आवाज गूंजी, बाहर क्या शोर हो रहा है? यह आवाज थी एसपी अर्जुन सिंह की। अर्जुन सिंह का नाम पूरे जिले में मशहूर था। उनकी ईमानदारी, अनुशासन और काम के प्रति समर्पण की हर कोई तारीफ करता था। अपराधी उनके नाम से थरथराते थे, लेकिन गरीब और आम लोग उन्हें किसी मसीहा से कम नहीं मानते थे। उनकी आवाज सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। रामलाल अपनी कुर्सी से उछल पड़े और अखबार समेटने लगे। अजय ने फटाफट मोबाइल जेब में ठूंसा। सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। रामलाल ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं सर, एक लड़की आई है, कह रही है उसकी बहन गायब हो गई है। अंदर से कागजों के पलटने की आवाज आई। फिर अर्जुन की आवाज फिर गूंजी, किसी का गायब होना कोई छोटी बात नहीं रामलाल, और एक फरियादी की शिकायत को भीख समझने की गलती मत करो। उसे अंदर भेजो। रामलाल का चेहरा लटक गया। उन्होंने सहमी हुई लड़की की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, जा, साहब बुला रहे हैं।
लड़की कांपते कदमों से केबिन की ओर बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं अंदर वाला साहब भी बाहर वालों जैसा ना हो। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, आवाज आई। लड़की का नाम था राधा। वह डरते डरते केबिन में दाखिल हुई। केबिन बड़ा और साफ सुथरा था। एक विशाल मेज के पीछे आरामदायक कुर्सी पर एसपी अर्जुन सिंह बैठे थे। उनकी वर्दी पर सितारे चमक रहे थे। चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने राधा को गौर से देखा। उसका मासूम टूटा हुआ चेहरा, आंसुओं से भरी आंखें, डरी हुई आवाज। अर्जुन ने एक नज़र में उसकी हालत भांप ली। वे कुर्सी से उठे, पास रखी पानी की बोतल से गिलास भरा और राधा की ओर बढ़ाया। उनकी आवाज इस बार नरम थी। बैठो बेटी, पहले पानी पी लो, डरो मत, बताओ क्या हुआ। किसी बड़े अफसर का इतना अपनापन देखकर राधा हैरान रह गई। उसने कांपते हाथों से गिलास लिया और एक सांस में पानी पी गई। गले की खराश कुछ कम हुई। उसने हिम्मत बटोरी और अपनी कहानी शुरू की। साहब, मेरा नाम राधा है। मेरी छोटी बहन रानी बस 9 साल की है। कल शाम हमारी बस्ती के लोग पास के नल पर पानी भरने गए थे। बच्चे वहां खेल रहे थे। जब सब लौटे तो रानी नहीं मिली। पहले लगा शायद कहीं पास होगी, किसी के घर चली गई होगी। हमने रात भर उसे ढूंढा, हर गली, हर घर, पास के खेतों में, पर वह कहीं नहीं मिली। सुबह मैं थाने गई, पर वहां मुझे भिखारी कहकर भगा दिया। राधा ने रोते हुए वह धुंधली तस्वीर अर्जुन की मेज पर रख दी। अर्जुन ने तस्वीर उठाई। उसमें एक नन्ही बच्ची की मुस्कान थी, जैसे सारी मासूमियत उसी में समाई हो। उन्होंने तस्वीर को गौर से देखा, जैसे कुछ पुराना याद करने की कोशिश कर रहे हों। उनकी नज़र तस्वीर पर ठहर गई। केबिन में एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे समय रुक सा गया हो। अर्जुन ने नजरें हटाईं और पूछा, तुमने अपना नाम क्या बताया बेटी? राधा, उसने जवाब दिया। यह तस्वीर बहुत पुरानी लग रही है। कहाँ खिंचवाई थी? राधा की आंखों में उदासी छा गई। कई साल पहले साहब, मेरे पिताजी ने एक मेले में खिंचवाई थी। उसके बाद वे हमें छोड़कर चले गए। अब हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा हैं। मैं पास की हवेली में झाड़ू पोछा करती हूँ और रानी का ख्याल रखती हूँ। वो मेरी दुनिया है साहब, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। अर्जुन का गला भर आया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या था? राम प्रसाद, राधा ने जवाब दिया। यह नाम सुनते ही अर्जुन की उंगलियां, जो एक फाइल पर थीं, रुक गईं। यह नाम उनके दिल में किसी तीर की तरह चुभा। राम प्रसाद, वही नाम जो उनकी धुंधली बचपन की यादों में कहीं गूंजता था। वही नाम जिसके बाद उनका बचपन अनाथालय की दीवारों में बीता था। उनकी नज़र राधा की बांह पर पड़ी, जहां कपड़ा फटा था। वहां एक पुराना गहरा जख्म का निशान था। अर्जुन ने अपनी आवाज संभालते हुए पूछा, यह निशान कैसे लगा? राधा ने निशान देखा और बोली, बचपन में साहब, हमारी झोपड़ी में आग लग गई थी। मैं उसमें फंस गई थी। पिताजी ने मुझे बचाया, बाहर निकाला, पर उसके कुछ दिन बाद वे कहीं चले गए। लोग कहते हैं वे हमें छोड़कर भाग गए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके कानों में चीखें गूंजने लगीं। आंखों के सामने आग की लपटें नाचने लगीं। वह भयानक हादसा, वह आग जिसने उनका परिवार छीन लिया था। उनकी पीठ पर भी ऐसा ही एक निशान था। उन्हें याद आया कि कैसे किसी ने उन्हें जलती झोपड़ी से निकाला था, अस्पताल पहुंचाया था, और जब होश आया तो वे अनाथालय में थे। उन्हें बताया गया था कि उनका परिवार खत्म हो चुका है। कांपती आवाज में उन्होंने आखिरी सवाल पूछा, राधा, तुम्हें अपने पिताजी की शक्ल याद है? राधा ने नजरें झुकाईं। थोड़ा थोड़ा साहब, धुंधली सी याद है। वे लंबे चौड़े थे, मजबूत, पर वे हमें छोड़ गए। माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी, पिताजी भी चले गए। अर्जुन अपनी कुर्सी से ऐसे उठे जैसे बिजली का झटका लगा हो। उनकी आंखों में आंसू थे। वे मेज के दूसरी तरफ आए और राधा के पास खड़े हो गए। नहीं, वे तुम्हें छोड़कर नहीं गए। उन्हें मजबूरी में दूर होना पड़ा, और शायद वे तुम्हारे पिता मेरे भी पिता थे। राधा ने चौंक कर उनकी ओर देखा। आपका क्या मतलब साहब? आप क्या कह रहे हैं? अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक सख्त पुलिस वाला, जिसके नाम से गुंडे कांपते थे, आज एक बच्चे की तरह रो रहा था। राधा, मैं भी राम प्रसाद का बेटा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई अर्जुन। केबिन में जैसे बम फट गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी।
राधा के होंठ कांपने लगे। भैया, आप सच कह रहे हैं? मेरे भैया तो उस आग में। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। नहीं, मैं जिंदा हूं। उस हादसे में मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, फिर अनाथालय। मुझे बताया गया कि मेरी छोटी बहन भी उस आग में चली गई। मैंने तुम्हें मरा समझ लिया और तुमने मुझे। अर्जुन ने अपनी जेब से पुराना बटुआ निकाला। उसमें एक फीकी पुरानी तस्वीर थी। एक आदमी, एक छोटा लड़का और गोद में एक नन्ही बच्ची। वह तस्वीर राधा की तस्वीर से मिलती जुलती थी। राधा अब और बर्दाश्त न कर सकी। वह भैया कहकर फूट फूट कर रोने लगी और अर्जुन से लिपट गई। सालों का दर्द, अकेलापन और बेबसी आंसुओं में बह रहा था। भाई बहन इतने सालों बाद मिले थे, वह भी ऐसी जगह जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाहर हॉल में बैठे सिपाही और मुंशी दरवाजे की झिड़ी से यह सब देख सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। जिस लड़की को वे भिखारी समझकर हंस रहे थे, वह उनके साहब की सगी बहन निकली। रामलाल को तो जैसे सांप सूंघ गया। अब यह मामला सिर्फ एक लापता बच्ची का नहीं था। यह एक बिछड़े परिवार की कहानी थी जो अब जुड़ रही थी। अर्जुन ने राधा को संभाला, उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। चुप हो जा मेरी बहन, अब मैं हूं। रानी को कुछ नहीं होगा। मैं उसे ढूंढ लाऊंगा, चाहे वह कहीं भी हो। उनके अंदर का पुलिस वाला जाग चुका था, पर इस बार मिशन निजी था। उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया। उनकी आवाज में वही पुराना रौब लौट आया था, लेकिन उसमें एक नई तड़प थी। रामलाल, अजय, तुरंत मेरे केबिन में आओ। दोनों सिपाही भागते हुए अंदर आए। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। वे नजरें झुकाए खड़े थे। अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। पूरा जिला अलर्ट करो। शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी लगाओ। हर थाने, हर चौकी में इस बच्ची की तस्वीर भेजो। वायरलेस पर मैसेज फ्लैश करो। 9 साल की बच्ची, नाम रानी, कल रात से बस्ती से गायब है। उसे हर हाल में ढूंढना है। ये केस अब मेरी निगरानी में है। मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए। जाओ। दोनों सिपाही जय हिंद सर कहकर ऐसे भागे जैसे जान बची हो। देखते ही देखते पुलिस की मशीनरी हरकत में आ गई। जो ऑफिस अभी सुस्त था, वहां अब तूफान सा माहौल था। फोन की घंटियां बजने लगीं, वायरलेस सेट चीखने लगे और जीपें सायरन बजाती सड़कों पर दौड़ने लगीं। जिस थाने ने राधा को भगाया था, वहां के थानेदार को जब अर्जुन का फोन आया तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, मिश्रा जी, जिस लड़की को आपने सुबह भगाया था वह मेरी बहन है, और जो बच्ची गायब है वह भी मेरी बहन है। अगर कल सुबह तक वह मुझे सही सलामत नहीं मिली तो अपनी वर्दी उतारने को तैयार रहें। थानेदार के पसीने छूट गए। उसने अपनी पूरी फोर्स को बस्ती में उतार दिया। अर्जुन ने राधा को अपने पास बिठाए रखा। वह बार बार उसे तसल्ली दे रहे थे। चिंता मत कर राधा, हमारी पुलिस काबिल है, रानी को जरूर ढूंढ लेगी। घंटे बीत रहे थे। रात गहराती जा रही थी। राधा की बेचैनी बढ़ रही थी, पर अपने भाई के साथ होने से उसे एक अनजानी हिम्मत भी मिल रही थी। रात करीब 11:30 बजे अर्जुन के वायरलेस पर एक मैसेज आया। एक मुखबिर ने बताया कि बस्ती के पास की पुरानी कपड़ा मिल के गोदाम में कुछ लोग एक बच्ची को छिपाए हुए हैं। शायद उसे बेचने की साजिश थी। अर्जुन ने तुरंत एक टीम को वहां छापा मारने का आदेश दिया। वे खुद भी जाने को उठे, पर राधा को देखकर रुक गए। उसे इस हाल में अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। अगले 20 मिनट उनके लिए युगों जैसे थे। हर सेकंड भारी पड़ रहा था। फिर अर्जुन का फोन बजा। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर की आवाज आई, सर, मुबारक हो, बच्ची मिल गई। थोड़ी डरी हुई है, पर सही सलामत है। हमने 3 लोगों को पकड़ लिया है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने राधा के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, मिल गई राधा, हमारी रानी मिल गई। राधा खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर कई महीनों बाद वही चमक लौटी जो उस पुरानी तस्वीर में थी। आधे घंटे बाद पुलिस की जीप एसपी ऑफिस के सामने रुकी। एक महिला कांस्टेबल रानी को लेकर अंदर आई। रानी डरी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। जैसे ही उसने राधा को देखा, वह दीदी चिल्लाकर दौड़ी और उससे लिपट गई। दोनों बहनें देर तक एक दूसरे से लिपटकर रोती रहीं। यह खुशी के आंसू थे, मिलन के आंसू। अर्जुन एक कोने में खड़े यह सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं। आज वे सिर्फ एक पुलिस वाले नहीं, एक भाई थे,
एक परिवार के सरदार थे जिसने अपने खोए हुए हिस्से को फिर पा लिया था। जब दोनों बहनों का रोना थमा तो अर्जुन उनके पास गए। उन्होंने रानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। रानी ने डरते डरते उनकी ओर देखा। राधा ने उसे बताया, रानी, ये हमारे भैया हैं, हमारे बड़े भैया। रानी ने मासूमियत से पूछा, हमारे भी भैया? अर्जुन मुस्कुराए और उसे गोद में उठा लिया। हाँ बेटा। उस रात अर्जुन ने उन सिपाहियों को कुछ नहीं कहा जिन्होंने राधा का मजाक उड़ाया था। उनकी सजा उनके ज़मीर ने दे दी थी। अर्जुन दोनों बहनों को लेकर ऑफिस से बाहर निकले। उनकी सरकारी गाड़ी तैयार थी। उन्होंने दोनों को प्यार से पीछे की सीट पर बिठाया और खुद ड्राइवर के बगल में बैठ गए। गाड़ी उनके बंगले की ओर चली। राधा और रानी हैरानी से बाहर की चमकती दुनिया देख रही थीं। उनके लिए यह सब किसी सपने जैसा था। कल तक जो फुटपाथ पर सोती थीं, आज वे अपने भाई के साथ उसकी गाड़ी में उसके घर जा रही थीं। बंगले के गेट पर एक खूबसूरत सौम्य महिला खड़ी थी, अर्जुन की पत्नी माया। अर्जुन को देर हो रही थी तो वह चिंता में बाहर टहल रही थी। जब उसने अर्जुन के साथ दो अनजान मैले कपड़ों वाली लड़कियों को देखा तो उसे हैरानी हुई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, इनसे मिलो। ये राधा और रानी हैं, मेरी बहनें। माया चौंकी। आपकी बहनें? पर आपने तो कहा था कि आपका कोई नहीं है। अर्जुन ने माया का हाथ थामा और संक्षेप में सारी कहानी सुनाई। कैसे एक हादसे ने उन्हें बिछाड़ दिया और कैसे किस्मत ने आज फिर मिला दिया। माया की आंखें छलक आईं। वह बेहद नरम दिल थी। उसने आगे बढ़कर राधा और रानी को गले लगाया। आज से यह घर सिर्फ हमारा नहीं, तुम दोनों का भी है। मुझे हमेशा से बहनों की कमी खलती थी। आज भगवान ने मेरी सुन ली। माया ने दोनों बहनों का हाथ पकड़ा और प्यार से अंदर ले गई। घर बड़ा और शानदार था। राधा और रानी के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। माया ने उन्हें गर्म पानी से नहलवाया, अपने साफ कपड़े दिए और फिर चारों ने एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाया। सालों बाद उस रात उस घर में एक पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। खाना खाते वक्त रानी ने अर्जुन से पूछा, भैया, क्या अब हम यहीं रहेंगे? हमें उस बस्ती में नहीं जाना पड़ेगा? अर्जुन ने उसका गाल सहलाते हुए कहा, कभी नहीं बेटा, अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगी, स्कूल जाओगी, पढ़ोगी और एक दिन बड़ी अफसर बनोगी। उस रात जब राधा और रानी नरम बिस्तर पर लेटीं तो उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक नए भविष्य के सपने थे। बाहर अर्जुन और माया बालकनी में खड़े होकर दोनों बहनों के भविष्य की योजना बना रहे थे। एक अधूरी कहानी आज पूरी हो चुकी थी। किस्मत ने जो पन्ने फाड़े थे उन्हें आज फिर जोड़ा गया था। उस रात जब शहर सो रहा था, अर्जुन के बंगले की एक खिड़की में देर तक रोशनी जलती रही। यह सिर्फ बल्ब की रोशनी नहीं थी बल्कि बरसों से बुझे रिश्तों की लौ थी। अर्जुन की वर्दी के सितारे कानून और व्यवस्था के लिए थे, लेकिन उस रात उन्हें एहसास हुआ कि परिवार के आकाश का सबसे चमकीला सितारा होना क्या होता है। यह सिर्फ एक गायब बच्ची की कहानी नहीं थी। यह विश्वास की कहानी थी कि अगर इरादे सच्चे हों तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं और बिछड़े रास्ते एक दिन मंजिल पर मिल ही जाते हैं।